जोहार। मास्टर जी के भी जोहार। जोहार जोहार पर्वतिया जी। और बताइए क्या हाल चाल है? हाल चाल एकदम बढ़िया है मास्टर जी। और देखो जितना चाहे हमरे घर किसान भाई बहन मन है और संगे संगे हम हो हमरे जानी ला कि हमरे ठिन एगो मास्टर जी हैं जेकर ठिना हमेशा नया नया बढ़िया बढ़िया देवेले जानकारी रहेला। अच्छा अच्छा। तो आज कौन जानकारी लेके आई से बताओ। अरे भाई जानकारियां तो बहुत ही होंगी और कई एक ऐसी बातें होंगी जो हमारे अपने किसान भाइयों को बताना है। और आप सभी जब हमारे कार्यक्रम में आते हैं तो जानकारियों के लिए आते हैं। आप सबका पहले बहुत बहुत स्वागत है। और पर्वतिया जी जानकारियों की बात करें उससे पहले क्यों नहीं हम लोग खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम तरह की खबरें देख लें? हाँ एकदम देखो। हाँ तो किसान भाइयों चलिए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुणिमा रॉय। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। महंगे उपकरण की खरीद पर किसानों को मिलेगा अनुदान। पशुपालन विभाग राज्य के विभिन्न जिलों में लगा रही है पशु स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर। सिंचाई के लिए बेहतर उपकरण है ओपन मिल समरसेबल पंप। खेती-बाड़ी में कृषि उपकरणों का इस्तेमाल करके किसान कम मेहनत और कम समय में ज्यादा उत्पादन लेने में सक्षम होते हैं, परंतु हमारे राज्य में ज्यादातर किसान महंगे कृषि उपकरणों के खरीद पाने में असमर्थ होते हैं। राज्य के किसान इन उपकरणों को खरीदकर इनके इस्तेमाल से बेहतर खेती कर सके, इसके लिए राष्ट्रीय कृषि यांत्रिकीकरण मिशन की शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय कृषि यांत्रिकीकरण मिशन का उद्देश्य है कि सभी प्रकार के छोटे बड़े कृषि यंत्रों का इस्तेमाल राज्य के छोटे और सीमांत किसान भी कर सकें और अपनी कृषि को उन्नत बना सकें। साथ ही इस योजना के अंतर्गत कस्टमर हियरिंग केंद्रों को बढ़ावा दिया जाएगा और किसानों द्वारा कृषि उपकरणों की खरीद पर सरकार 70% तक का अनुदान भी देगी। इस योजना से एक और जहां राज्य के किसानों की उन्नति होगी, वहीं दूसरी ओर कृषि उत्पादन में वृद्धि भी होगी। पशुपालन विभाग झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों में ग्राम स्तर पर पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन करती है। इन शिविरों में पशुपालक अपने पशुओं की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच कराकर दवाएं एवं टीके इत्यादि भी प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान समय में पलामू जिले के पशुपालन कार्यालय की ओर से 8 प्रखंडों के 120 गांवों में पशु चिकित्सा शिविर लगाया जा रहा है। यह शिविर 2 फरवरी 2014 तक लगेगा। जिले के किसान चयनित गांवों के नाम और वहां शिविर की तारीख के विषय में संबंधित कार्यालय से जानकारी ले सकते हैं। कहते हैं समय ठहरता नहीं, वह हमेशा चलायमान है और हमें भी समय के साथ चलना चाहिए। इसी प्रकार देखते देखते खरीफ के बाद रबी फसलों की बुआई का समय भी गुजर चुका। अब आने वाला समय है गर्मा फसलों के लगाने का। आज के अंक में हम जानकारी लेते हैं गर्मा टमाटर के उन्नत प्रभेदों के बारे में। स्वर्ण लालिमा, पूसा रूबी, पंत बहार और स्वर्ण वैभव ये नाम हैं टमाटर के उन्नत प्रभेदों के। जनवरी से लेकर फरवरी तक गर्मा फसल के लिए इनके बिचड़े तैयार कर लेने चाहिए और फरवरी से मार्च तक तैयार बिचड़ों की रोपाई करनी चाहिए। इन किस्मों की 500 से 700 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके लगभग 200 से 250 क्विंटल टमाटर प्राप्त किया जा सकता है। मौसम का प्रभाव हमारे पशुओं पर भी ठीक उसी प्रकार पड़ता है जैसा कि हम मनुष्यों पर। मौसम के अनुसार पशुओं के खान पान और आवास व्यवस्था में उचित बदलाव कर हम उन्हें स्वस्थ रख सकते हैं। आइए आज के बेहतर तकनीक में हम जानते हैं कि सुकर के छौनों को ठंड से बचाने के लिए आवास व्यवस्था कैसे करें। ठंड के मौसम में ये काफ़ी देखने को मिलता है कि पशु जो है ठंड से ग्रसित हो जाते हैं। इसको ठंड लगना कहते हैं। इससे बचने के लिए पशुओं को साफ सूखे आवास की व्यवस्था करें। आवास को अच्छी तरह से ढक कर रखें, बाहरी वातावरण से उसको बचा कर रखें। शाम में अगर संभव हो तो लाइट की व्यवस्था रखें और हीटर की व्यवस्था करें, जिससे कि है कि पशुओं को सही वातावरण मिले। खास करके छोटे जो छौने होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उसको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है इस मौसम में। खेती बाड़ी में सिंचाई कार्य को आसानी से करने के लिए किसान ओपन मिल
समरसेबल पंप का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह पंप गहरे कुओं, तालाब और नहर इत्यादि से पानी खींचकर खेतों तक पहुंचाने में सक्षम है। कृषि समाचार में अब बारी है सफल किसान से मिलने की, तो चलिए मिलते हैं आज के सफल किसान से। सफल किसान के रूप में पहचाने जाने वाले इस शख्स का मानना है कि जीवन में सभी कार्यों को सही समय पर करना चाहिए और यही उन्होंने अपने कृषि कार्यों में भी किया। साथ ही ये कृषि कार्यों में वैज्ञानिक तकनीकों को भी विशेष तरजीह देते हैं। हमने बाहर काम करते थे, बाहर से नहीं गुजारा हुआ तब हम गांव चला आया। गांव में नहीं हम लोग खेती बाड़ी किया, खेती बाड़ी से कर रहा तो हम पशुपालन कर रहे हैं करीब 7 वर्ष से, जो कि 100 लीटर दूध हमारे पास होता है, जो कि उसी में से हम लोग को सबका गुजार बसर होता है। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज राज्य की प्रमुख मंडियों में अनाजों के दामों में परिवर्तन नहीं दिखा। लगभग सभी अनाज आंशिक उतार चढ़ाव के साथ सामान्य रही। उधर सब्जी मंडियों में नए आलू, टमाटर, प्याज और हरी सब्जियां महंगी बिकी, जिनमें फिलहाल कमी की संभावना नहीं दिख रही है। आज बिके कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो इस प्रकार रही। चावल न्यूनतम 2200 रुपए से लेकर अधिकतम 2400 रुपए, न्यूनतम 1400 रुपए से लेकर अधिकतम 1700 रुपए, दाल अरहर न्यूनतम 6700 रुपए से लेकर अधिकतम 7200 रुपए, दाल मसूर न्यूनतम 4300 रुपए से लेकर अधिकतम 4700 रुपए, दाल चना न्यूनतम 5850 रुपए से लेकर अधिकतम 6200 रुपए, न्यूनतम 3500 रुपए से लेकर अधिकतम 3800 रुपए, प्याज न्यूनतम 2750 रुपए से लेकर अधिकतम 3200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। एक और नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। दुमका अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान रहा अधिकतम 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद सब देखो मनक एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और पर्वतिया जी, हाँ। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मास्टर जी, और आपके सवाल का भी स्वागत हाँ। तो ऐसा करत थी असल देख ली हम इन्हें ठंड बढ़ जाए एकदम। हाँ भाई। तो तनी हमरे कर जो पशुधन है सेमन का दिक्कत बढ़त है। तो हमके बुझाला कि अगर कुछ ऐसा व्यवस्था रहे बताया दो कि कर से पहले कि हमरे के डॉक्टर ठिन जाए पड़े और हमरे कर पशु के अगर तकलीफ है तो कि हमरे कोनो मदद पहुंचा सकीला। अच्छा। छोटे छोटे उपाय तो ठिन ढेरे होगी। अच्छा, मतलब
आप चाहती हैं कि जाड़े के मौसम में कौन कौन सी बीमारियां पशुओं को लगती हैं और अगर लग जाए तो उसके लिए पहले हम यानी प्राथमिक उपचार क्या कर सकते हैं? यही प्राथमिक उपचार। अरे वाह, क्या बात है। देखिए किसान भाइयों, पर्वतिया जी जो है ना, वो अपने सवाल जो लेकर आती हैं वो बिल्कुल सही समय पर सही सवाल लेकर आती हैं। आप तो जान ही रहे हैं कि ये जो शीत का मौसम है इसमें शीतलहरी चलती है, और अगर आपने पशुपालन कर रखा है तो इस समय पशुओं को उससे बचाने की ज़रूरत तो है ही, लेकिन अगर आप नहीं बचा पाए और कोई रोग उनको लग गया तो आपको सबसे पहले क्या कर लेना चाहिए, ताकि इससे पहले कि आप चिकित्सक से कोई चिकित्सा करवा लें, यानी डॉक्टर के पास जाकर कोई इलाज करवा लें, उसके पहले घर में क्या उपचार करना होगा, इनकी जानकारी आपको होनी बहुत ज़रूरी है। और चलिए इसकी जानकारी अपने विशेषज्ञ से प्राप्त करते हैं। हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार। भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज हमने आपके लिए विषय चुना है कि जाड़े में पशुओं में होने वाले रोग और उसका प्राथमिक उपचार कैसे करें और उसका देखभाल और बचाव कैसे करें। इसी विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर रविंद्र कुमार। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि जाड़े के समय में हमारे पशुओं में कौन कौन से रोग होते हैं? जाड़े के मौसम में खास करके अगर हम देखते हैं तो पशुओं में होने वाले रोग, खास करके किसी भी पशु में आप देख सकते हैं, पहला चीज़ है जिसको कोल्ड स्ट्रोक कहते हैं। अभी ठंड का मौसम आ गया है, तापमान काफ़ी कम हो गया तो ठंड लगना जिसको कहते हैं ये काफ़ी देखने को मिलता है। दूसरा चीज़ है कि स्किन डिजीज़ का प्रॉब्लम भी आपको मिलता है, चर्म रोग जिसको कहते हैं। दूसरा चीज़ है कि अंतः परजीवी, ये भी देखने को मिलता है। और उसके अलावा और भी छोटी छोटी बीमारियाँ जैसे घाव, कीड़े लगना घाव में, मैगोट, टुंड, ये सब चीज़ जो है कि आपको जो है हमेशा फार्म में देखने को मिलता है। और इसका जो है कि प्राथमिक उपचार खास करके हमारे किसान भाइयों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप उसका सही दवा आप नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, लेकिन प्राइमरी ट्रीटमेंट और बीमार पशुओं की पहचान आपको तुरंत जल्द से जल्द करना होगा, तब भी इससे होने वाली हानियों से आप बच सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप फार्म से मुनाफा कमा सकते हैं। हमारे किसान भाई कैसे पहचानेंगे कि हमारे पशुओं को ठंडा लग गया है? इसका लक्षण क्या है? इसको पहचानेंगे कैसे? जो हमारे पशुओं से लगातार जुड़े रहते हैं वो तुरंत पहचान सकते हैं। पहला तो है कि उसके लक्षण देख करके, यदि कोई पशु जो है आपका जो लक्षण अगर है और लक्षण जो साधारण जो उसके लक्षण है उससे डिविएट कर रहे हैं, मतलब उसका व्यवहार जो है अलग हो गया है, तो आप तुरंत समझ जाएं कि इसमें कोई ना कोई समस्या है। जैसे खाना सही ढंग से पहले खा रहे थे, खाना कम कर दिया या बंद कर दिया, हमेशा चलते रहते थे, दौड़ते रहते थे जानवर, लेकिन कभी अचानक जो है वो सुस्त हो गया, सोया हुआ है, तो ये सब जो आपका लक्षण है वो देखने से आप पहचान सकते हैं कि बीमारी, कोई ना कोई बीमारी है। अब क्या बीमारी है इसकी पहचान करने के लिए हमारे किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले खास करके कि अभी ठंड का मौसम है जिसको कहते हैं कि ठंड लगना, तो सबसे पहले अगर कोई भी बीमार पशु आप देख लेते हैं कि ये पशु बीमार है तो उसको इमीडिएट आप जो है उसका तापमान लें, क्योंकि सभी जो जानवर हैं सब में शरीर का तापमान अलग अलग होता है और उसका तापमान, साधारण तापमान जो होता है वो उससे कम हो गया या उससे ज़्यादा हो गया, तो ये तापमान लेने का मतलब थर्मामीटर से उसका टेम्परेचर नापें। टेम्परेचर बुखार जिसको कहते हैं उसको नापना है, जो मल द्वार से में तापमान को लगा करके, थर्मामीटर को लगा करके 1 से 2 मिनट तक उसको रखना है और उसके बाद आप उसको देखिए, वही साधारण थर्मामीटर से देख सकते हैं जो आदमी के लिए यूज़ होता है, और उसके बाद उसके शरीर का तापमान देखिए। जैसे कि आपने बताया कि ये ठंड का मौसम है, ठंड लग गया कैसे बचा, तो जैसे ही पशु ठंड लगता है तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि पशु सुस्त हो गया, खाना पीना बंद कर दिया, चुपचाप पड़ा है, तो आप तुरंत उसको सबसे पहले बाहर निकाल करके उसका तापमान देखेंगे। तो जैसे कि सुकर में हम बात कर सकते हैं कि साधारण तापमान उसका 102 से 103 डिग्री होता है, तो आप देखेंगे जिसको पशु को ठंड लग गया है उसके शरीर का तापमान जो है 95 डिग्री, 96 डिग्री, 97 डिग्री, मतलब कम हो जाता है, साधारण से कम हो जाता है। तो इसका मतलब आप तुरंत असर पता लगा सकते हैं कि जो है कि ये ठंड का प्रकोप है। तो उस तरह का पशु को तुरंत पहचान करें, तुरंत उसका इलाज शुरू करें, क्योंकि आप अगर देर से इलाज करते हैं तो मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। तो वैसे पशु को तुरंत जो है, जैसे ठंड लग गया तुरंत उसको गर्मी देने की ज़रूरत होती है ताकि उसके शरीर का तापमान जो है बढ़े। इसके लिए आप उसको इमीडिएट निकाल करके धूप में रखें। अगर शरीर उसका गीला है, पानी से भीग गया है, तो साफ़ कपड़े से उसको साफ़ करें, धूप में रखें। अगर ज़रूरत हुआ तो आप उसको हीटर की व्यवस्था करें, खास करके शाम में उसके शरीर को कपड़े से ढक दें,
शाम में खास करके नीचे जो है कमरे में नीचे में बेडिंग की व्यवस्था करें, जिससे फर्श अगर बहुत ठंडा है तो उसका जो है कांटेक्ट जो है शरीर से ना हो, नीचे बेड की व्यवस्था करें। इस तरह से कर करके आप प्राइमरी चिकित्सा जो है उसको दे सकते हैं, जिससे कुछ हद तक उस जानवरों को राहत मिलती है और जो मृत्यु होने की संभावना है वो कम हो जाती है। उसके बाद आप पशु चिकित्सा से सलाह लेकर के उसको उचित दवा की व्यवस्था करें, जैसे डेक्सामेथासोन वगैरह देते हैं। पानी चढ़ाने की ज़रूरत होती है तो डॉक्टर की सलाह लेकर उसको पानी या डेक्सट्रोज चढ़ा सकते हैं, जिससे शरीर का तापमान जो है फिर जो है वो नॉर्मल हो जाता है। तो इस तरह से सबसे पहले आपको पहचानना है और प्राइमरी ट्रीटमेंट के तो आपको ही करना है, ये डॉक्टर नहीं करेंगे। और उसके बाद जो है अगले दिन आप डॉक्टर को बुला करके उससे उसका उचित इलाज करें। उसी तरह से दूसरी बीमारी जैसे मैंने बताया चर्म रोग जैसे बीमारी है, ठंड के मौसम में इसका भी प्रकोप देखने को मिलता है। तो चर्म रोग जैसे कि बीमारी जो होती है, जैसे कि ये जो है कि बाड़े के आसपास में गंदगी ज़्यादा हो गई, ठंड के मौसम में उसकी सफाई आप नहीं कर रहे हैं, मल मूत्र जो है बाड़े के आसपास जमा है, इसका भी कारण है कि चर्म रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। तो चर्म रोग की तुरंत पहचान करें। तुरंत पहचान करने के लिए उसमें भी लक्षण देख सकते हैं। लक्षण जो साधारण जो लक्षण है उससे अलग हट करके अगर लक्षण देखने को मिल रहा है तो समझिए कि कोई प्रॉब्लम है। जैसे कि चर्म रोग में आपका स्किन जो है वो रफ हो जाएगा। ऐसे नॉर्मली जो है स्किन चमकीला होता है, किसी भी स्वस्थ जानवर जो है उसका स्किन चमकीला होता है, लेकिन आप चर्म रोग जैसे ही होता है तो स्किन जो है वो चमकीलापन जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, रफ़ हो जाता है। वो अपने शरीर को रगड़ते रहेंगे, बाल उड़ने लगेगा, शरीर पे छोटे छोटे दाने दिखने लगेंगे। तो ये सब लक्षण जो है आपको देखने को मिलेगा चर्म रोग में। तो इसकी तुरंत पहचान करें और बीमार पशु को तुरंत वहाँ से अलग करें, उस ग्रुप में ना रखें। नहीं तो अगर कोई पशु बीमार है, सुस्त है, कमज़ोर है तो जो उसके साथ में रहने वाले जो स्वस्थ पशु है वो उसको खाने नहीं देंगे, वो उस पर पैर रख देंगे, उसको मारेंगे। इस तरह की संभावना जो होती है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। तो बीमार पशु को तुरंत अलग बाड़े में रख दें और उसका उचित इलाज करें। इसके लिए जो है चर्म रोग का जैसे इलाज करना है तो उसके लिए आइवरमेक्टिन नामक दवा बाज़ार में उपलब्ध है, जिसमें बड़े पशुओं के लिए जो है 1 ml प्रति 50 किलो वजन पर चमड़े में दे सकते हैं। सुकरों के लिए 1 ml प्रति 33 किलो वजन पर आप उसको चमड़े में दे सकते हैं, जिससे किसी तरह का जो चमड़े का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। उसके अलावा घरेलू उपचार भी है, आप नीम का पानी से भी उसको आप साफ़ कर सकते हैं, या फिर करंज का तेल उसमें ले लें 50 ml नीम का तेल, 10 ग्राम कपूर और 10 ग्राम गंधक, इसको सबको मिक्स करके बाल की उल्टी दिशा में आप लगाएं तो उसका भी जो है कि इलाज हो सकता है। तो ये हमारे किसान भाई जो हैं ये इस तरह का इलाज जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, आपको दवा से ठीक नहीं हो रहा है, तो इसका आप स्किन स्क्रैपिंग ले करके ब्लेड से स्किन को थोड़ा सा छील करके उसको आप लैब में टेस्ट करा सकते हैं। डॉक्टर की सलाह ले करके आप जो है और उचित इलाज कर सकते हैं। तो प्राइमरी चिकित्सा में आपको इतना जो है पहले पहचान करना होगा और शुरू में आपको क्या इलाज करना है तो वो ज़रूरी है जानना है, ताकि जानवर को जल्दी से जल्दी इलाज करें। उसके अलावा अंतः परजीवी का भी देखने को मिलता है। इसमें आपको बाहर से लक्षण नहीं मिलेगा देखने को, लेकिन वो उसके पेट में अंदर कृमि होता है, जिसके कारण बढ़ने की क्षमता, बच्चे देने की क्षमता वो कम हो जाती है। गर्म नहीं होगा, पाल नहीं खाएगा, ये सब समस्या होती है। तो उसमें आप इसको देख सकते हैं, गोबर जैसे वो करते हैं तो उसका वो चेंज हो जाता है। नॉर्मल जो गोबर होता है उसका या जो अंतः कृमि से ग्रसित गोबर है तो वो अलग हो जाता है। उसमें भी देखते होंगे स्किन का जो चमड़ा है उसमें चमकीलापन ख़त्म हो जाता है और बढ़ने की क्षमता कम हो जाती है बच्चों में। तो वैसे में आप रेगुलर डिवर्मिंग कर सकते हैं, हर 3 महीने 4 महीने पे जो है उसको कृमिनाशक दवा आप दें, जिससे कि ये पेट में जो भी कृमि है वो ठीक हो जाए। तो इस तरह से कुछ बीमारियां हैं जो इस मौसम में देखा जाता है और इसका उचित इलाज करके सबसे पहले उसकी पहचान करें, उसके बाद प्राथमिक उपचार करें। उसके बाद अगर आपको लगता है कि डॉक्टर बुलाने की ज़रूरत होती है तो डॉक्टर को बुला करके उसका उचित इलाज करें, जिससे कि है पशुओं में जो मृत्यु दर होता है उसको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं और हमारे किसान भाइयों को जो भी इससे हानियाँ होती है वो उससे उबर सकते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कर सकते हैं। तो देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी जाड़े के मौसम में पशुओं का प्राथमिक उपचार, जो रोग लग जाता है उसका प्राथमिक उपचार और देखभाल कैसे करें। डॉक्टर साहब आप हमारे कार्यक्रम में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और किसान भाइयों इसी के साथ लेते हैं विदा। जोहार। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा,
अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ तो मास्टर जी, तो बड़ा बढ़िया जानकारी मिल गया कि अपन हमरे आप जितना भी पशुधन है सके बढ़िया से मौसम में देखभाल कर सकीला। बिल्कुल बिल्कुल। और हम जाने खोजत रही कि अगर पहले टमाटर कर तो बहुत मांग रहेला हमेशा सालों भर, तो के सालों भर बढ़िया से एकदम बढ़िया खेती अगर करल चाहे जिसके उन्नत खेती कहे ना, तो उसन को उपाय बताओ नहीं। मतलब आप कोई नई तकनीक जानना चाहती हैं टमाटर की खेती के लिए? हाँ, तो हमारे किसान भाइयों के लिए भी ये बहुत ही उत्तम रहेगा कि अगर आप टमाटर की खेती सालों भर करना चाहते हैं और ख़ास करके बहुत उन्नत खेती करना चाहते हैं, तो आप पॉली हाउस का प्रयोग करें। अगर पॉली हाउस में आप टमाटर की खेती करेंगे तो काफ़ी अच्छा उत्पादन भी होगा, काफ़ी अच्छी किस्म भी उसकी आएगी, काफ़ी अच्छी फसल भी आएगी। लेकिन इसके लिए आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए, कैसे आप इसकी खेती करेंगे, पॉली हाउस का कैसे निर्माण करेंगे, इन तमाम बातों की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अपने विशेषज्ञ से और लेते हैं ये जानकारी। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज हार पलांडू में है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहीं के एक वैज्ञानिक हैं डॉक्टर AK सिंह। ये हमें जानकारी देंगे कि पॉली हाउस या प्लास्टिक के घर में टमाटर की खेती कैसे की जाती है। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जोहार किसान भाइयों। डॉक्टर साहब, यूँ तो हमारे झारखंड के किसान भाई खेतों में टमाटर की खेती करते हैं और काफ़ी अच्छे ढंग से करते हैं, लेकिन प्लास्टिक के घर में या पॉली हाउस में खेती करने का और जो बाहर खेती करते हैं, इन दोनों में क्या अंतर है? मतलब इससे हमारे किसान में को क्या फ़ायदा भी मिलता है? देखिए, हमारे प्रदेश में तो टमाटर एक प्रमुख सब्जी की फसल के रूप में इसकी खेती की जाती है और किसान भाई बहुतायत से खुले मैदान में जहाँ पे इस तरह की संरचनाएं नहीं खेती करते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों को बताना मैं चाहूँगा कि प्लास्टिक के घर में खेती करने से और जो बाहर किसान भाई उनमें अंतर क्या है, जिससे कि वो इसके तरफ झुकाव उनका है। जी बिल्कुल। क्योंकि अभी धीरे धीरे ऐसा देखा जा रहा है कि ज़मीन काफ़ी कम होती जा रही है और कम ज़मीन में अधिक उत्पादन लेने की एक होड़ सी लगी हुई है। तो उसी सब बातों को ध्यान में रख के हम लोग यहाँ पे एक अनुसंधान पिछले 4-5 वर्षों से किए हैं कि किस तरह से हमारे प्रदेश के भी किसान भाई प्लास्टिक के घर में टमाटर की खेती करें और दूसरे जगहों की तरह से अच्छा मुनाफा कमाएं। तो बाहर जो भी खेती किसान भाई करते हैं उसमें होता क्या है कि पूरी फसल जो है हमारी उसका बहुत कम समय में, जैसे ही जाड़ा अभी शुरू होगा जनवरी फरवरी तक फसल समाप्त हो जाती है। इसमें अंतर क्या है कि इसमें इस तरह की संरचना में जो कि हम कम लागत वाले प्लास्टिक के घर इनको हम लोग कहते हैं, बहुत सी सारी इसमें तकनीकी चीज़ें नहीं, केवल इसमें हम लोग हवादार हम लोगों ने इसको बनाया है। और इसमें क्या खेती करने से मई अप्रैल तक भी किसान भाई जहां हम लोग खड़े हैं एक ही फसल से मई तक भी टमाटर का फल प्राप्त कर सकते हैं। यही एक मुख्य अंतर है जो कि हमारे किसान भाई इसकी खेती की तरफ झुकेंगे। तो डॉक्टर साहब, ये बताइए हमारे किसान भाइयों को कि जो हमारे किसान भाई बाहर खेत में खेती करते हैं और जैसे ये प्लास्टिक के घर में खेती होती है, तो ये दोनों में नर्सरी तैयार करने में कोई अंतर आता है या नर्सरी तैयार करके सीधे यहाँ लगा देते हैं? और लगाते वक्त किन किन उर्वरकों का प्रयोग करते हैं हमारे किसान भाई? देखिए, उर्वरक के प्रयोग से पहले हम बता दें कि जहाँ हम लोग खड़े हैं ये हमारा 560 स्क्वायर मीटर का प्लास्टिक का घर है और इसमें करीब हम लोग जब 3-4 साल पहले इसको हम लोग बनाए थे हम लोग, तो उस समय करीब 4 लाख ही लागत इसकी आई थी। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसमें हम लोग अगर गर्मी तापक्रम बढ़ता है तो हम लोग इसको प्लास्टिक को चादर को लपेट करके ऊपर चढ़ा देते हैं और उसमें हम लोग देख रहे हैं कि मच्छरदानी के नेट लगे हुए हैं, हवा पूरा क्रॉस हो जाती है। और गर्मी के मौसम में जब तापक्रम बढ़ता भी है तो हम लोग मच्छरदानी को तो प्लास्टिक को तो ऊपर उठाते ही हैं, साथ साथ में प्लास्टिक के नेट का भी प्रयोग करते हैं जिससे कि छाया रहे और ताप उतना नुकसान न कर पाए। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं कि किस्मों का चुनाव की बात आती है तो इसमें असीमित बढ़वार वाली किस्मों का ही हम लोग चुनाव करते हैं। जैसे हम लोग देख रहे हैं इनका जो ऊंचाई है करीब हमारे 5-6 मीटर तक भी चली जाएगी जैसे हम लोग खड़े हैं। लेकिन बाहर जो किस्में हम लोग करते हैं सीमित बढ़वार वाली होती हैं और उनमें एक निश्चित अवस्था पे आने के बाद ऊपर से फूल निकलना बंद हो जाता है और उसके जो ऊंचाई होती है पौधे की वो सीमित रह जाती है। यही एक अंतर है।
डॉक्टर साहब, जब हमारे किसान भाई ये प्लास्टिक के घर में टमाटर लगाएं तो उस वक्त कौन कौन से उर्वरक का प्रयोग करें? देखिए, हम लोग जहाँ पे खड़े हैं एक बेड का हमारा करीब 14 मीटर का 14 स्क्वायर मीटर का एक क्यारी है और इसमें हम लोग लाइन से लाइन की दूरी मतलब 50 सेंटीमीटर रखते हैं और पौधे से पौधे की दूरी 40 सेंटीमीटर रखते हैं। तो ऐसा करने से हम लोग इसमें करीब 200 किलोग्राम नाइट्रोजन, 150 किलोग्राम फास्फोरस और 150 किलोग्राम पोटास तत्व के रूप में देते हैं। और ज़्यादातर जो भी खादें हम इस तरह की खेती में देते हैं वो रासायनिक तरल खादें आती हैं, उनको हम पानी के साथ, जैसे सिंचाई के लिए भी हम देख रहे हैं कि खुला पानी इसमें नहीं लगा सकते हैं, टपकन सिंचाई विधि का ही प्रयोग हमको करना पड़ेगा और समय समय पे एक निश्चित अंतराल पे जितना हमारे पौधे को जल की आवश्यकता है उतने ही बाद ही टपकन सिंचाई विधि से पौधे को मिलेगा, जिससे कि उसमें बढ़वार, फल का लगना, ये सब समय समय पे होता रहे। अब जब हमारे किसान भाई ये तो रोपाई कर दिए, साथ में आपने बताया कि टपकन विधि से उर्वरक भी उसमें डाल देते हैं, तो हम यहाँ हमारे किसान भाइयों को बताएं कि अब जब बाहर के खेतों में बहुत ज़्यादा देखा गया है कि रोग वगैरह ज़्यादा लगता है, कीड़े वगैरह भी ज़्यादा लगते हैं, और पॉली हाउस में ये क्या कीड़ों वगैरह का प्रकोप कम होता है क्या? देखिए, ये हमारा जो प्लास्टिक के घर होते हैं इसमें काफ़ी चीज़ें नियंत्रित रहती हैं। जैसे खेत में क्या होता है कि मुक्त रूप से कीड़ों का आवागमन होता रहता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप देख रहे हैं दरवाजे लगे हुए हैं और ये दरवाजे बहुत केवल जब कोई आदमी अंदर तभी थोड़े समय के लिए खुलते हैं और चारों तरफ से हमारा प्लास्टिक का घर ढका रहता है, तो इसमें उतने कीड़े मकोड़े बीमारियों का प्रकोप नहीं होता है। फिर भी पौध सुरक्षा के लिए हम लोग जो हमारी फफूंद जनित बीमारियां, इसमें अगेती झुलसा आता है ठंड के मौसम में, इसके लिए हम लोग कवच नाम की दवा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसका छिड़काव करते हैं, जिससे कि वो जो अगेती झुलसा है वो नियंत्रित हो जाता है। और कॉन्फिडोर एक कीटनाशक है जो कि हमारा इसमें जो पत्तियों में सुरंग बनाता है कीट, उसकी रोकथाम करता है। उसके लिए 1.5 ml दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से 15 से 20 दिन के अंतराल पे इसमें हम लोग छिड़काव करते हैं। एक बात मैं किसान भाइयों को भी बताना चाहूँगा कि जब भी हम किसी भी पौधे से अधिक उपज लेते हैं तो उस पर उतना ध्यान भी देना पड़ता है, और हम लोग यहाँ पे केवल 2 शाखाओं को लेके ही ऊपर चलते हैं, बाकी शाखाओं को छाट के निकाल देते हैं और इस तरह से फल निकलता रहता है और पौधा बढ़ता रहता है। तो एक प्रक्रिया हमारी मई तक चलती रहती है। जैसा कि डॉक्टर साहब आपने बताया कि हम लोग छांट देते हैं, तो नीचे से आप पौधों को छांटते रहते हैं तब उसका बढ़वार होते रहता है। हम लोग बहुत सारी शाखाएं पौधे में होती हैं, हम लोग 2 शाखाओं को लेकर के ऊपर चलते हैं। इसमें देखिए रस्सी लगी हुई, इसी के सहारे पौधे को हम बढ़ाते रहते हैं। बाकी शाखाओं को जो कि जिसे उत्पादन नहीं लेना होता उनको हम लोग छांट के निकाल देते हैं। ऐसा करने से क्योंकि पौधे पर लोड नहीं आता है, अगर हम सभी शाखाओं को लेकर एक साथ चलेंगे तो हमारा पौधा उतना बढ़वार नहीं ले पाया और अधिक वजन की वजह से उसकी डालियां टूटेंगी और हमारा फलन भी प्रभावित होता है। इसलिए बहुत तकनीकी ढंग से 2 शाखाओं को लेके ही हम ऊपर जाते हैं और इससे उपज भी अच्छी मिलती है, पौधा भी स्वस्थ रहता है और बाजार में दाम भी अच्छा मिलता है। डॉक्टर साहब, व्यावसायिक तौर पर जो हमारे किसान भाई बाहर खेत में करते हैं और यहाँ पॉली हाउस में, तो दोनों में उत्पादन में कितना अंतर पड़ता है? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि जब तक किसान भाइयों को ये पता नहीं होगा कि हमको उत्पादन में कितना अंतर पड़ता है, वो सोचेगी भी नहीं प्लास्टिक की खेती में वगैरह में। बाहर जब भी हम टमाटर की खेती है तो हम लोग प्रति पौधा 3 से 4 किलो तक अधिकतम उपज प्रति पौधा किसान ले पाता है। यहाँ पर जब हम खेती करते हैं तो हम लोगों ने देखा है कि 15 से 16 किलो औसत उपज एक पौधे से हम लोग लेते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि कितने गुना अधिक फ़ायदा यहाँ पे है। बाहर जो किसान भाई 400-500 कुंटल की बात करते हैं, यहाँ तो हम लोग 1500 कुंटल से कम की बात करते ही नहीं हैं। तो इतना फ़ायदा होगा और लंबे समय तक चलती भी रहेगी फसल और पैसा भी अच्छा मिलेगा। अगर किसान भाई इतने बड़े प्लास्टिक के घर में ही शुरुआत करते हैं, जिसमें देखा कि 560 स्क्वायर मीटर ही क्षेत्रफल है, तो 2 वर्षों में इससे उनका लागत निकल आएगी निश्चित रूप से, और एक सीजन में ही करीब 2 से 2.5 लाख का टमाटर उनका बाजार में निकल जाएगा। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जोहार किसान भाई। और किसान भाइयों, इसी के साथ लेते हैं विदा। जोहार। कृषि दर्शन की पूरी टीम को आज यहीं दीजिए इजाज़त। नए अंक में नई जानकारियों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। जोहार।